विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2026। व्याख्यान का शीर्षक पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत भाग 4। उपशीर्षक है टी.एस. इलियट की काव्य दृष्टि। विचार बिंदु हैं शास्त्रवाद, भाषा की प्रौढ़ता, शील की प्रौढ़ता, मस्तिष्क की प्रौढ़ता, प्रतिभा, परंपरा, कला की निर्वैयक्तिकता, काव्य दृष्टि, आलोचना दृष्टि, संवेदनशीलता और नैतिकता। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट की काव्य दृष्टि। टी.एस. इलियट की काव्य दृष्टि को जानने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि उनके बारे में कुछ सामान्य परिचय जान लिया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रथम काव्य संग्रह, इनका है हुफ्रॉड एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ये 1917 में पब्लिश्ड हुआ। प्रथम आलोचनात्मक निबंध संग्रह है द केक्रेट वुड। ये 1920 में बहुत चर्चित रहा, बहुत प्रसिद्ध रहा। इसके अलावा भी अन्य काव्य कृतियां हैं द वेस्टलैंड, द होली मैन, एस वेडनेसडे। और इनके प्रसिद्ध नाटकों की अगर बात की जाए तो वे हैं मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लब। अब प्रसिद्ध आलोचनात्मक इनकी जो कृतियां हैं वे हैं सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड ड्रामा, पोएट्री एंड पोएट्स। अब हम टी.एस. इलियट के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के विषय में बात करते हैं आपसे। टी.एस. इलियट ने जो शास्त्रवाद है या जिसे क्लासिकलवाद के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में कहते हैं कि क्लासिक का अर्थ है परिपक्वता या प्रौढ़ता, जिसको अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहते हैं। अर्थात क्लासिक साहित्य की रचना तभी संभव है जब साहित्यकार के पास 3 मुख्य गुण हों। सबसे पहला मस्तिष्क की प्रौढ़ता, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योरिटी ऑफ माइंड। दूसरा है शील की प्रौढ़ता, यानी मैच्योरिटी ऑफ मैनर्स। तीसरा है भाषा की प्रौढ़ता, मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। टी.एस. इलियट के अनुसार मैच्योरिटी ऑफ माइंड में वे कहते हैं कि कवि को अपने देश एवं समाज के अतिरिक्त अन्य सभी सभ्यताओं का, समूहों का, जातियों का, उनकी सभ्यताओं का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसका एक स्वस्थ विकास हो सके। वो कहते हैं कि मस्तिष्क की प्रौढ़ता हेतु वो कहते हैं कि इतिहास और इतिहास चेतना, इन दोनों के विषय में जानना बहुत जरूरी है। शील की प्रौढ़ता कहते हैं कि इसका सीधा संबंध वे जोड़ते हैं कि आदर्श चरित्र निर्माण, यानी हम इस तरह का समाज बनाएं जो सभी के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो सके। भाषा की प्रौढ़ता के संबंध में वे कहते हैं कि मानव को भाषा का पूर्ण विकास करना चाहिए, और वो तभी संभव है जब अतीत का बोध हो और वर्तमान का विकास और भविष्य की कोई शंका न हो। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक महान कवि क्लासियट हो ही। इलियट के अनुसार पूर्ण क्लासिक कृति वह है जो व्यापक और विश्वसनीय हो। बात बिल्कुल स्पष्ट है, विश्वसनीयता किसी भी रचनाकार और उसकी कृति की सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब वह अपनी रचना के साथ, अपने समाज के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और परंपरा के विषय में, ट्रेडिशन के विषय में वे कहते हैं कि अनेकता को एकता में बांधने के लिए यह बहुत जरूरी है। कहते हैं कि परंपरा का जो काव्य सृजन में स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इलियट ने काव्य में प्रतिभा यानी जीनियस के स्थान पर ट्रेडिशन को भी स्थान दिया।
इलियट ने मस्तिष्क को निष्क्रिय शक्ति माना क्योंकि मस्तिष्क केवल प्रभावों को ग्रहण करता है। मस्तिष्क कवि के व्यक्तित्व की सीधी अभिव्यक्ति को दबा देता है। अर्थात टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा केवल प्राचीन पीढ़ियों की प्रवृत्तियों का निष्क्रिय अनुगमन नहीं है, यानी किसी भी चीज का हम अंधा अनुकरण करते हैं तो वह गलत है। टी.एस. इलियट कहते हैं कि यदि कोई परंपरा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्रम करना होगा। इसे प्राप्त करने से पहले ऐतिहासिक बोध की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक बोध का अर्थ है कि अतीत को अतीत की तरह नहीं बल्कि उसे अपने वर्तमान में भी देखना चाहिए। इलियट कहते हैं कि परंपरा को छोड़ देने से हम अपना वर्तमान खो बैठते हैं। इसको वो अंग्रेजी में स्पष्ट करते हैं कि बी लॉजिंग ट्रेडिशन वी लॉस आवर होल्ड ऑन द प्रेजेंट्स, यानी हम अपने प्रेजेंट को भी, अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। एक स्थान पर कहते हैं कि एक स्थान पर रहने वाले लोगों के वे सभी स्वाभाविक कार्य, रीति रिवाज, धार्मिक कृत्य एवं जीवन जीने की जो पद्धतियां हैं जिनसे लोगों के रक्त संबंध तय होते हैं। अर्थात परंपरा का संबंध संस्कृति से है। संस्कृति में वह सब आता है जिसमें एक समुदाय अपने जातीय जीवन, कला, दर्शन एवं साहित्य को समाहित करता है और अपने जीवन और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। बिना परंपरा से जुड़े कोई कलाकार महान नहीं हो सकता है। किसी कलाकार और उसकी कृति को समझना हो तो सबसे पहले उसकी तुलना उसके समकालीन कलाकारों से करनी होगी। यानी उस समय के समकालीन रचनाकारों से जब आप तुलना करते हैं उस समय उस रचना और रचनाकार की महत्ता का आपको सच आभास होता है। इससे स्पष्ट है परंपरा गतिमान होती है, स्थिर नहीं। परंपरा से दो लाभ होते हैं। सबसे पहला, साहित्यकार को क्या करना है यह बोध होता है, उसकी रचना का मूल्य क्या है। अतः इलियट का परंपरावाद न तो रूढ़ियों का समर्थक है और न ही मौलिकता का विरोधी। वो कहता है कि जो रूढ़ी है उसका भी आंख बंद करके समर्थन नहीं करना चाहिए, बड़ा सोच समझ करके। इलियट कहते हैं कला की निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के विषय में उनका मानना है कि जो वस्तुनिष्ठ साहित्य को सर्वोत्तम मानते हैं, ऑब्जेक्टिव लिटरेचर, अपने परंपरा सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन के अनुसार, इसलिए कला को निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल घोषित किया है। काव्य की स्वतंत्र अवधारणा के लिए मस्तिष्क केवल माध्यम होता है। इसी आधार पर कवि विशिष्ट माध्यम है। उदाहरण के लिए कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता बल्कि विशिष्ट माध्यम भर होता है। द पोएट हैज नॉट ए पर्सनैलिटी एक्सप्रेस बट ए मीडियम। कवि एक स्वचालित यंत्र और कविता अचेतावस्था की उपज होती है। कविता लिखने का अनुभव एक गति है जो कागज पर शब्द विधान के रूप में समाप्त होती है। अर्थात कवि कविता नहीं लिखता बल्कि कविता स्वयं कवि के माध्यम से कागज पर अवतरित होती है। कविता समाप्त होने पर कवि को एक असहनीय भार से मुक्ति मिलती है। यानी जो कवि के अवचेतन मन में चल रहा होता है वह कविता के माध्यम से स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि कविता का जीवन स्वतंत्र है, वह उपयुक्त माध्यम पाकर स्वयं प्रकट होती है। बाद में इलियट के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ और 1910 में उन्होंने कहा, 1910 में उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रारंभिक लेखों में कला की निर्वैयक्तिकता को स्वीकार किया है। अब यह सच है कि यीट्स को उत्तरकालीन कविताओं को उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने के कारण श्रेष्ठ बताया, लेकिन इस बात का मैं विरोध करता हूं। आगे कहते हैं कि हो सकता है कि मैं उस समय अपनी बात को ठीक से न व्यक्त कर सका, उस विचार को मैंने अप्रौढ़ रूप से ग्रहण किया। इसके विषय में वो कहते हैं कि निर्वैयक्तिकता दो प्रकार की होती है। एक निर्वैयक्तिकता उस कवि की होती है जो कुशल शिल्पी होता है और दूसरी निर्वैयक्तिकता प्रौढ़ कलाकार की होती है जो अपने उत्कृष्ट एवं व्यक्तिगत अनुभवों से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। अतः इलियट की निर्वैयक्तिकता का अर्थ कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण ही है।
कवि और उसकी कविता के संबंध में कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि कवि अपने पात्रों को अपना कुछ अंश अवश्य प्रदान करता है, लेकिन यह भी सच है कि कवि अपनी पात्रों से स्वयं प्रभावित होता है। यही कारण है कि संपूर्ण काव्य कृति कवि के व्यक्तित्व से निर्मित हो उठती है। इलियट कवि को अपने संसार का निर्माता स्वयं मानता है। अब यह कहना गलत होगा कि इलियट कविता में कवि के व्यक्तित्व को अस्वीकारता है। सन 1953 के अपने भाषण में कविता के 3 स्वर उन्होंने स्वीकार किए। पहला स्वर वह है जिसमें कवि स्वयं से बात करता है, क्या बात है, और दूसरा स्वर वह है जिसमें वह दूसरों से बात करता है, यानी अपने श्रोताओं से, अपने पाठकों से, अपने आलोचकों से, और तीसरे स्वर में कवि पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देता है। पहले अपने पात्र गढ़ता है, उसके बाद पात्रों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले के अनुसार कविता लिखी नहीं जाती बल्कि स्वयं अवतरित होती है। कवि केवल माध्यम होता है। दूसरे के अनुसार कहते हैं कि कविता सजग सामाजिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है, जैसे मनोरंजन, उपदेश, व्यंग्य प्रधान काव्य और महाकाव्य आदि। तीसरे में नाटक आते हैं। यह सत्य है कि किसी भी कविता में एक स्वर मिलना बहुत कठिन है, और यह होता भी है क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति या आलोचक या साहित्यकार की दृष्टि अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं कुल मिलाकर के टी.एस. इलियट की काव्य दृष्टि किन किन बिंदुओं को स्पर्श करती है। सबसे पहला, वह कहते हैं कि कविता भाव प्रधान होती है और गद्य विचार प्रधान होता है। विदेशी भाषा में विचार प्रकट करना सरल है विदेशी भाषा में, लेकिन वहीं दूसरी ओर विदेशी भाषा में अगर आप देखें तो आत्मानुभूति को व्यक्त करना बहुत कठिन होता है। किसी जाति व राष्ट्र की अनुभूति शक्ति उसी की भाषा में होती है। यही वजह है कि किसी जाति पर विदेशी भाषा थोपी जाती है तो अपनी भाषा को छोड़े बिना विदेशी भाषा में अनुभूति नहीं कर सकता है। एक म्यान में एक समय में एक तलवार रह सकती है। कविता समाज को नूतन अनुभूतियां प्रदान करती है। कविता समाज को परिचित अनुभूतियों का नवीन बोध कराती है, जिन अनुभूतियों को हम जानते हैं लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है, उन्हें अभिव्यंजना प्रदान करती है केवल कविता। इसके बाद हमारी संवेदना शक्ति का विस्तार होता है। कवि को अपनी अभिव्यक्ति को धार देने के लिए अपनी भाषा, अपने बिंब, अपने प्रतीक, अपना समाज, अपना समय, अपनी परिस्थितियां आदि लेने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। कवि को सदैव अपने समय की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे पाठक यह कह दे कि यदि मैं कविता में बात करता तो इसी तरह से करता। इलियट कविता की भाषा को प्रत्येक बंधन से मुक्त देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कविता की भाषा पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जब उसमें बंधन लगा दिए जाते हैं तो उसकी आत्मा व व्यक्ति जो होती है उसमें बाधा आती है। आलोचना दृष्टि के विषय में कहते हैं कि विवेक, संवेदनशीलता दोनों गुण भी आलोचक में होने चाहिए, क्योंकि आलोचक का कार्य बहुत जिम्मेदारी का है और कवि एक अच्छा आलोचक भी हो सकता है, यह कोई आवश्यक नहीं है। आलोचक का अध्ययन व्यापक होना चाहिए और आलोचक को साहित्य के साथ साथ अन्य विषयों जैसे मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि में भी रुचि होनी चाहिए। आलोचक को जीवन का अनुभव एवं ज्ञान भी रखना चाहिए, जो उसकी तर्क की कसौटी को अधिक प्रामाणिक बनाता है। आलोचक का पहला कार्य है साहित्य का बोध कराना और दूसरा है उसका आनंद बढ़ाना। इलियट कविता के बोध प्राप्त करने को ही वो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा आनंद है। और इलियट ने एक बात भी स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि आलोचना न तो भाव व्यापार है और न विचारों से संबद्ध है। अब अगर हम देखें तो टी.एस. इलियट के अनुसार एक बात समझ में आती है, वह यह है कि यदि कवि अपनी रचना में नीति, कर्तव्य का उपदेश दे तो वह काव्य निम्न कोटि का होगा। वही साहित्य महान एवं उच्च कोटि का होता है, जो हमें बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। वास्तव में साहित्य वही सार्वभौमिक और समाज सापेक्ष और महत्वपूर्ण होता है
जो समस्त समाज के कल्याण के उद्देश्य से लिखा जाता है, जिसकी भाषा भी सामान्य होती है, उसका विषय वस्तु भी सामान्य होती है और उसकी भाषा और विषय वस्तु में किसी तरह की कोई बनावट न हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज टी.एस. इलियट की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे के भाग में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।